नमस्कार। इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है सीबीएसई के जो आगे आने वाली परीक्षा है उसके लिए। तो आज उसकी सेकेंड क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर एंड रिजल्ट्स व्हिच वी वांट टू अचीव। जो गोल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लाइन बाय लाइन हम तीनों ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। So organizational objectives are those objectives which are related to growth, welfare and prosperity of the organization। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। नाउ सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल ये होता है कि इस मार्केट के अंदर अपनी फर्म या अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखे, उसे बोलते हैं हम सर्वाइवल। और वो कैसे हो सकता है? थ्रू गिविंग डिस्काउंट्स या और अगर अलग अलग इंसेंटिव्स देकर अपने मार्केट में वैल्यू बनाए रखना। देन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, काम करता है, उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, जो वो पैसा कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और हमारी ग्रोथ क्या है कि जब लगातार कई सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कोई भी बिजनेसमैन एक जगह रुकना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? थ्रू ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, थ्रू ओपनिंग न्यू फैक्ट्रीज, थ्रू एनहेंसिंग द प्रोडक्शन, थ्रू एनहेंसिंग द सेल्स। तो इन सब चीजों को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। देन ये तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? सोशल ऑब्जेक्टिव आर बेसिकली कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। जो सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां होती है, कमिटमेंट्स होती है, उन्हीं को हम सोशल ऑब्जेक्टिव में लेते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसी चैप्टर को अगर हम लोग समराइज कर दे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। ओके, सो सोशल ऑब्जेक्टिव में कैसे हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी के, जैसे सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर सेक्शंस, डोनेशन, प्लांटिंग ट्रीज, गिविंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू पुअर पीपल, विमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आपको दूं तो अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन हमारा चल रहा है, इस टाइम पे आपको पता हो रतन टाटा ने करोड़ों डोनेट किए। तो ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का सोशल ऑब्जेक्टिव है। कई बड़ी बड़ी ऑफिसेस के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के प्रीमाइसेस के बाहर आप देखेंगे वाटर कूलर लगा होता है जिसमें कोई भी आकर ठंडा पानी पी सकता है। वो भी क्या है? वो भी एक टाइप का सोशल ऑब्जेक्टिव है। कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई स्कूल्स या कई जो एनजीओज हैं वो सड़क के किनारे हमारे पेड़ पौधे वगैरह लगा रहे। ये भी क्या है? ये भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? Personal objectives are those objectives which focus on growth and prosperity of employees or workers in an organization। ऐसे objectives जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज के प्रति जो कमिटमेंट होती है या एम्प्लॉइज के, वर्कर्स के जो वेलफेयर के लिए होते हैं, उन्हीं को सोशल ऑब्जेक्टिव, इन्हें पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। या इन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से आ सकते हैं? इनमें हमारे आ सकते हैं एडिक्वेट कंपेंसेशन, यानी जो वो काम करे उसको पर्याप्त पैसा मिले, पर्याप्त उसको तनख्वाह मिले। अब ये एडिक्वेट कंपेंसेशन क्या होगा? कम से कम उतना कंपेंसेशन मिले जो उसके काम के लायक हो। देन ऐसा कंपेंसेशन हो जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस एरिया की, वो एम्प्लॉय अफोर्ड कर सके। उसके अलावा अगर कोई ओवर टाइम किया उसने तो उसका पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट कंपेंसेशन। इसके अलावा अगर कोई लॉस अप्लाई होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग कंपेंसेशन हो। देन हमारे पास होता है पीयर रिकॉग्निशन। अगर हम बात करें पीयर रिकॉग्निशन की, तो पीयर रिकॉग्निशन क्या होता है कि एम्प्लॉय की आप
दूसरे एम्प्लॉयज के बीच में तारीफ करो। अब तारीफ मतलब उसने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसे रिवॉर्ड दो, उसे सम्मानित करो। अब इसका एक तरीका ये होता है कि जो तारीफ करनी हो या सम्मानित करना हो तो सभी एम्प्लॉयज के बीच में करो। बट इफ यू वांट टू स्कोल्ड देम, इफ यू वांट टू टेल नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ देम, तो उसे आप अकेले कैबिन में करो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। देन हमारे सामने आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की जो काम कर रहे हैं हमारे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, बोथ इकोनॉमिक एंड फिजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी, इसका ध्यान रखना, ये भी हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। देन हम बात करें तो हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना, वर्कर्स फ्री महसूस कर कर काम करें, किसी बर्डन के अंडर में नहीं हो, इस तरह से काम करवाना। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना कि आपस में थोड़ा बहुत बातचीत भी कर सकें, जिनसे उनकी जो सोशल नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। उनकी जो हम बात करें तो एफिलिएशन नीड्स भी फुलफिल हो पाए। तो ये होता है हमारे हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा हमारे सामने होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम वर्कर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि जो उन्हें काम की नेसेसरी स्किल्स सिखाएं, और उन्हें अगर हम बात करें तो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने दें जिससे उनकी करियर ओरिएंटेड ग्रोथ हो, तो उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ये सब होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो बच्चों अब हम सीखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म कैसे होते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की 4th स्टेप जो होती है हमारी, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें ये पता रहता है हु विल ऑर्डर टू हुम एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम। वहीं से हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होते हैं। अब बात यह है कि कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किसे रिपोर्ट करेगा, उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे 2 टर्म्स, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज ऑथोरिटी? ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी टास्क, काम करने की जिम्मेदारी। तो अब ऑर्डर देने वाले के पास होती है ऑथोरिटी, और वो फ्लो करेगी कैसी? डाउनवर्ड। और जो रिपोर्ट करेगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिपोर्ट करेगा, और वो इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है अपवर्ड। और इसी के थ्रू हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनता है। अब बात यह है बच्चों, मैंने यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। इन तीनों को मैंने एक ट्रायंगल के रूप में प्रेजेंट किया। तो इसका रीजन है क्या कुछ? बिल्कुल, इसका रीजन है कि मैंने इसको ट्रायंगल में ही क्यों प्रेजेंट किया। आप अगर देखोगे तो ट्रायंगल में प्रेजेंट करने से टॉप के ऊपर पास छोटा सा पोर्शन है, मिडिल एक थोड़ा बड़े पोर्शन में है, और लोअर को ज्यादा पोर्शन मिल रखा है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल का जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो सबसे छोटा होता है, मिडिल लेवल का उससे बड़ा, और लोअर लेवल का सबसे बड़ा। टॉप, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उसके नीचे आपके सपोज 2 कोऑर्डिनेटर्स है, तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 का हुआ। देन हर एक कोऑर्डिनेटर के नीचे 20-20 टीचर्स है, उनका 20-20 का हुआ, और हर एक टीचर के नीचे 100-100 बच्चे हैं, तो वो जो सबसे लोअर लेवल है उस पर सबसे ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए इसको एक ट्राइंगल शेप में हमने शो किया। अब बात यह है कि कौन कौन सी पोस्ट या डेजिग्नेशन हमारे लेवल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन सी पोस्ट आती है, उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा। सबसे पहले हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब हमारी पोजीशंस आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कौन सी पोस्ट आती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हमारे परचेस डिपार्टमेंट हेड हुए, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स और डिविजनल मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल पे आते हैं। और लोअर लेवल पे कौन सी पोस्ट आएंगी? सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट एक्सेट्रा। अब बात यह है कि क्या ये पोस्ट याद करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्पज से अगर हम देखें तो हमें पोस्ट के नाम या और पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन द एनी 5 फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजर, इस तरह से पूछ सकते हैं एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ फोरमैन। तो वो आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये जानना चाहिए कि फोरमैन कौन सी लेवल पे काम करता है, और उस हिसाब से हमने फंक्शन बताने। तो इसीलिए ये पोस्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल पे क्या क्या काम होता है।
तो टॉप लेवल मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, तो वो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने का काम क्या होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। देन उसके अलावा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, वो काम भी टॉप लेवल मैनेजर का है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए, तो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, फंड्स हुआ, फिक्स एसेट्स हुए, ये सब अरेंज करने का, असेंबल करने का काम किसका है, ये भी हमारा टॉप लेवल मैनेजर का काम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई आउटसाइड पार्टीज जैसे गवर्नमेंट है, मीडिया है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स है, इन सबसे रिलेशंस बिल्ड करने का काम, इन सबसे लाइजनिंग करने का काम, ये भी टॉप लेवल मैनेजर का ही होता है। अब हम देखते हैं तो कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं, जिनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना, एनालिसिस करना, वो भी काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा जो मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हर उनकी जो एक्टिविटी है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो बेसिकली अगर हम इसे कंक्लूड करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द लोअर लेवल। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स पॉलिसीज वगैरह बनाए हैं, उन्हें समझना, उन्हें लोअर लेवल को कम्युनिकेट करवा के काम करवाना, वो काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। देन अगर हम बात करें तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की स्टाफिंग करना, यानी ये पता लगाना कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ट्रेनिंग दिलवाना, ये काम भी टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, हेड है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की स्टाफिंग करेगा। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर अगर हम देखें तो मिडिल लेवल मैनेजर का और जो काम होता है वो होता है दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना। देन हम देख सकते हैं अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक काम है। अब हम आते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस पे। तो देखो बच्चों, लोअर लेवल मैनेजर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर आपको बोलूं तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ही इज द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैक्ट्री वर्कर्स। जो फैक्ट्री वर्कर्स से, एक्चुअल वर्कफोर्स से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है वो एक लोअर लेवल मैनेजर होता है। और जब ग्राउंड लेवल पे ही काम ढंग से नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे कर सकता है? इसीलिए जहां तक मेरा मानना है लोअर लेवल मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके काम क्या क्या हो सकते हैं? इसके काम होते हैं अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना, उन्हें मोटिवेट करके अच्छे से काम करवाना। मोटिवेट कैसे भी कर सकता है वो, पॉजिटिव नेगेटिव इंसेंटिव्स का यूज करके। देन अगर हम बात करें तो जो वर्क है उसकी क्वालिटी चेक करना कि वो वर्क जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे। वर्कर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी, बोथ इकोनॉमिक एंड फिजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी, इसका ध्यान रखना। देन वर्कर्स से इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करना कि वर्कर्स की प्रॉब्लम्स वो सुने और वर्कर्स को इनसे आपस में बीच बीच में सजेशंस लेता रहे। देन वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर वाले मैनेजमेंट तक पहुंचाना, वो काम भी एक लोअर लेवल मैनेजर का होता है। तो ये सब बेसिकली हमने देखे कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनकी पोस्ट्स और उनके फंक्शंस। अब कल बच्चों हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन टॉपिक के बारे में। तो अभी आज ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।